क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बहुत सारा अपना प्यार दे रहे हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले लगातार सभी वीडियोस को अपना कीमती समय दे रहे हैं। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि आप फायदा उठाएं। मैं ये चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, क्योंकि फिजिक्स को बनाना चाहता हूं मैं आपके लिए आसान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। अंडरस्टैंडिंग का एक ही मकसद है कि वो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी अभी रिसेंटली चल रही ऑप्टिक्स सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वेव ऑप्टिक्स, उस सीरीज का ये चौथा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना। इसका मतलब कि वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं इससे पहले आपको 3 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, और आज का वीडियो लेक्चर भले ही कुछ नई बातों को लेकर जरूर आया है, लेकिन आज का वीडियो लेक्चर एक कॉन्टिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। कॉन्टिन्यूटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब कि कोई एक ऐसी बात है जो मैं पूरी नहीं कर पाया था, या फिर आप कह सकते हो कि बात तो पूरी हो गई थी लेकिन टॉपिक नहीं पूरा हो पाया। हाँ, ये वाली बात है। मतलब कि मैंने अपने पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में जो आपको बताना था वो बताया, लेकिन जिस टॉपिक से रिलेटेड बताया वो टॉपिक का खात्मा अभी नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा वेव ऑप्टिक्स की सीरीज में चल रहा है टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यानी लाइट वेव्स के द्वारा शो किए जाने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके तहत यह कहा जाता है कि व्हेनेवर 2 और मोर लाइट वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर, यानी जब भी एक या एक से ज्यादा अलग अलग लाइट के सोर्सेस आपस में इंटरफेयर करेंगे, तो उनके इंटरफेरेंस में हमें कुछ देखने को मिलेगा। और उनके इंटरफेरेंस को समझना या उनके इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी को समझना फिजिक्स की दुनिया के सामने तभी आसान हो पाया जब दुनिया ने यह माना कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। मतलब सर, आप ये कहना चाहते हो कि इंटरफेरेंस लाइट के वेव नेचर को साबित करते हुए पहली प्रॉपर्टी है? हाँ बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स लाइट के वेव नेचर को साबित करती हुई पहली प्रॉपर्टी है। क्योंकि वेव नेचर के बारे में ह्यूजेंस अपनी थ्योरी में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन जब ह्यूजेंस जी से सवाल उठाया गया कि ह्यूजेंस जी आप ही बताओ कि अगर लाइट वाकई में वेव है, तो फिर वेव होने के नाते लाइट कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज शो करती है जो इस बात का सबूत देती है कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स? हम कैसे माने कि लाइट महज एक सीधी रेखा नहीं है? अगर हमें यह मानना है कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, तो कुछ तो सबूत दो। तो वो सबूतों को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ह्यूजेंस ने दिया, लेकिन ह्यूजेंस के कहे जाने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस बात की पुष्टि करने में या इस बात की तलाश करने में कि भाई वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट के द्वारा शो की जाती है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन उसका वेव नेचर। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, जिसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत अच्छी खासी लंबी डेरिवेशन आपको करा चुका हूं, जो कि कंडीशन थी, आप कह सकते हैं द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस। और मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस जब भी 2 लाइट वेव्स का होता है तो कुछ बेसिक कंडीशंस होती है। उसको बताने से पहले मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत हमने ये जाना था कि जब भी 2 लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी, तो उनके इंटरफेरेंस के दौरान देयर आर सम कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, ताकि उनके इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है वो हमें अच्छा मिले। तो वो कंडीशंस क्या है, मैं एक बार दोबारा से दोहराना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो 2 लाइट सोर्सेस आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, दे बोथ शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। एक बच्चा बोला मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या? 2 अलग अलग सोर्सेज नहीं होने चाहिए? अगर 2 अलग अलग सोर्सेज नहीं हुए तो फिर इंटरफेरेंस कैसे होगा? अरे होगा बच्चों, कैसे नहीं होगा? हम ये नहीं कहते कि देयर शुड बी 2 डिफरेंट सोर्सेज, रादर हम ये कहते हैं देयर शुड बी 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सिंगल सोर्स। एक बच्चा कहता है सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आओ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये एक नदी का पानी है जो बह रहा है, और इस नदी के पानी में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, तो क्या होगा? इसका पानी यहां जाएगा
और इसका पानी यहां जाएगा। अब जब ये पानी यहां से यहां जाएगा और ये पानी यहां से जहां जाएगा, तो डोंट यू थिंक कि इनका आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है? डोंट यू थिंक कि इनका आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है? तो ये जो इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये इंटरफेरेंस इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये सिंगल सोर्स से ऑब्टेन की गई रोशनी कह लीजिए या पानी कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी का पहले मैंने बंटवारा करा और फिर दोनों एनर्जीज को आपस में मिक्स होने का मौका दिया। इसे कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को पहले स्प्लिट कराते हैं और स्प्लिट करा के उन दोनों सोर्सेस को आपस में इंटरफेयर करने का मौका देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हुआ क्या। एक बच्चा कहता है सर हुआ क्या? आपने जो ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी नदी बह रही थी, उस नदी के रास्ते में आ गई बाधा, आपने उसे कर दिया आधा आधा। एक अच्छी खासी नदी बह रही थी, उस नदी के रास्ते में आ गई बाधा, आपने उसे कर दिया आधा आधा। जब आपने कर दिया उसे आधा आधा, फिर हमने आगे देखा तो हमें पता चला कि हो गया उसका पूरा मिलने का इरादा। लेकिन जब हमने देखा कि उसका हो गया पूरा मिलने का इरादा, तो उस इरादे में हमने ये देखा कि दोनों ने एक दूसरे को है थोड़ा काटा काटा। अब सवाल ये आता है कि जो मैंने ये बात कही कि यहां पे दोनों ने एक दूसरे को काटा काटा, क्या एक्चुअली में काटा होगा? हाँ काटा होगा। किसी पॉइंट पे हो सकता है कि दोनों भिड़कर ऐड हो गई होगी, हो सकता है किसी पॉइंट पे दोनों भिड़कर खत्म हो गई होगी। मतलब ये कि हो सकता है कि किसी पॉइंट पे क्रेस्ट ओवरलैप हुआ होगा क्रेस्ट के साथ, हो सकता है किसी पॉइंट पे ट्रफ ओवरलैप हुआ होगा ट्रफ के साथ, हाँ बात तो वही है, या फिर किसी पॉइंट पे क्रेस्ट ओवरलैप हुआ होगा ट्रफ के साथ। तो जब क्रेस्ट की मुलाकात क्रेस्ट के साथ होती है तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बच्चा कहता है सर क्रेस्ट कहां से आ गई? ये तो पानी है। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पानी तो महज एक एग्जांपल है जिसकी मदद से मैं समझा रहा हूं। एक बच्चे ने कहा नहीं सर मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ आया, लेकिन अगर ये मैं आपको लाइव करके दिखा दूं तो मान जाओगे। एक बच्चा कहता है लाइव कैसे करके दिखाओगे? आप तो क्लासरूम में हो। अरे मतलब मैं नहीं करके दिखाऊंगा, XYZ पर्सन ने किया है, उसका जो वीडियो है उसका हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बच्चा कहता है वाह जल्दी करो जल्दी करो। अभी नहीं अभी नहीं, अभी रुको, पहले जो मैं इसकी मदद से बताना चाह रहा हूं उसे बता देता हूं, फिर उसके बाद वीडियो खत्म करते करते आपके साथ वो हिस्सा शेयर करूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, जिसे देखकर आपको टॉपिक चुटकी बजाते ही समझ आ जाएगा। तो टॉपिक चल रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट आपस में इंटरफेयर करते हैं उनके इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। एंड दोज सोर्सेज ऑफ लाइट which interfere with each other are called as coherent sources of light। यानी इंटरफेयर होने की पहली कंडीशन ही यही है that the sources of light should be coherent। एक बच्चा कहता है इंटरफेरेंस होने की पहली कंडीशन ये है कि सोर्सेज ऑफ लाइट should be coherent, तो फिर कोहेरेंट होने की क्या कंडीशन है? हाँ तो कोहेरेंट होने की भी कंडीशन है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्राप्त होने वाले लाइट सोर्सेज कोहेरेंट प्राप्त हो तो पहली कंडीशन they should be not independent, rather they should be obtained from one single source। सर मतलब एक सिंगल सोर्स को स्प्लिट करेंगे तो वो दोनों सेम प्रकार के सोर्सेज कहलाएंगे और उनका इंटरफेरेंस ज्यादा अच्छा हो पाएगा। हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया। दूसरा पॉइंट, they must have a constant wavelength या constant frequency, या फिर हम कह सकते हैं कि constant phase difference। उनके बीच में जो फेस डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो दूसरी लाइट की इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, यानी इनके बीच में ये फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये पहली लाइट जिसका एम्पलीट्यूड A है और ये दूसरी लाइट जिसका एम्पलीट्यूड B है, अगर ये आपस में इंटरफेयर कर रही है तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी y1 प्लस y2 दैट कम्स आउट टू बी r sin ओमेगा t प्लस थीटा।
एक बच्चा कहता है सर ये कैसे आ गई, ऐसे कैसे आ गई, ये कैसे आ गई? अभी यहां पे तो a sin ओमेगा t था, यहां पे b sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट था, आपने y नेट को ये कैसे कर दिया? इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एक बच्चे ने कहा सर जो भी कहते हो मुझे ये जानना है ये आई कैसे, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में आती है, डेरिवेशन आती है एग्जाम्स में, डेरिवेशन आती है एग्जाम्स में 3 से 4 मार्क्स की। तो जानते हो एक बच्चे ने क्या कहा? एक बच्चा कहता है सर फिर इंतजार किस बात का, जब आप करा रहे हो डेरिवेशन तो फटाफट बताओ। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन कराने से पहले इंटरफेरेंस का टॉपिक तो खत्म हो जाने दो। ये इंटरफेरेंस का कंक्लूजन वाला पार्ट है कि इंटरफेरेंस में जब दो लाइट वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है। तो भाई करती कैसे है, होता कैसे है, ये सब बताना जरूरी है। तो ये डेरिवेशन मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा। ये डेरिवेशन जिसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इससे पहले मैंने आपको बताया था कंडीशन फॉर कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था वो था कंडीशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो बताऊंगा उसे हम कहेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन वहां जाने से पहले लेट अस टुडे अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही। तो बताना चाहूंगा 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा दुनिया को बहुत कुछ मिला। क्या मिला उसके 2 एग्जांपल दूंगा, एक फिजिक्स की दुनिया का, एक केमिस्ट्री की दुनिया का। केमिस्ट्री की दुनिया का पहले दूंगा क्योंकि सुना हुआ है आपने। 1808 में इन द ईयर 1808 इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाने वाले एक टीचर ने दुनिया के सामने एक थ्योरी रख दी जिसे कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बच्चा बोला मतलब आप डाल्टन का जिक्र कर रहे हो? हाँ जी। 1808 में जब डाल्टन ये कारनामा कर रहे थे तो उनसे पहले फिजिक्स की दुनिया में बहुत सारे कारनामे हो चुके थे। उससे पहले 1802 में यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया या जिसे कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट तो छोटा सा है और समझ भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है। आइए पहले समझते हैं कि व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स नाम के वैज्ञानिक ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट था क्या? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से आप समझ रहे होंगे कि डबल स्लिट का क्या मतलब होता है। स्लिट मतलब छोटी सी ओपनिंग, जैसे आपने देखा होगा वो ब्लेड होता है, ब्लेड में आपने देखा होगा बीच में छोटा सा गैप होता है, उसे स्लिट कहते हैं। या किसी भी खिड़की में छोटा सा छेद हो जाए तो उसे ओपनिंग कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में 11th क्लास में उसे एपर्चर कहते हैं। आइए आज अंडरस्टैंड करते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग्स। मैं सिंपल शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट, यानी डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया किस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए? टू ऑब्जर्व, टू परफॉर्म एंड टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट क्या था? यंग्स नाम के वैज्ञानिक ने एक छोटा सा लाइट सोर्स लिया जिसे मैं कह सकता हूं एक स्फेरिकल लाइट सोर्स, एक स्फेरिकल पॉइंट साइज का सोर्स लिया, एक स्फेरिकल पॉइंट साइज का लाइट सोर्स लिया और इस लाइट सोर्स से अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 स्लिट ले ली। एक स्लिट ये ली, एक स्लिट ली और इनके बीच का जो गैप है वो उसने अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं कहता हूं ये पहली स्लिट है, यानी द गैप between slits was kept to be around 0.5 millimeter and the slits were placed at a दूरी
एट अ दूरी ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स, यानी सोर्स से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। थोड़ा इसको अच्छा बना लेते हैं ताकि सीधा दिखाई दे। मुझे ऐसा लग रहा था कि टेढ़ा है, तो ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन में एक स्लिट यहां मान लेते हैं, एक स्लिट यहां मान लेते हैं, और इन स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मिलीमीटर है। डायग्रामेटिकली मैं बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड दीस स्लिट्स वर प्लेस्ड एट अ दूरी ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स, यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे 10 सेंटीमीटर रखा गया। और जो these slits were placed at a दूरी of 10 सेंटीमीटर from the source, and जो slits के बीच का सेपरेशन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं slit separation is denoted by small d, जिसे यहां पे 0.5 मिलीमीटर लिया गया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, क्या हुआ होगा आपको लगता है? एक बच्चे ने कहा क्या हुआ होगा? एज पर ह्यूजेंस वेव थ्योरी, अगर आप पॉइंट सोर्स लोगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। बिल्कुल सही, यानी इससे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलना शुरू हो गया, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलना शुरू हो गया, और प्राइमरी डिस्टरबेंस ने सेकेंडरी डिस्टरबेंस को जन्म दिया। जब ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करते करते स्लिट तक पहुंची, इस स्लिट तक, तो इस स्लिट से, सुनना मेरी बात, इस स्लिट से एक नई डिस्टरबेंस ने जन्म लिया, इस स्लिट से एक नई डिस्टरबेंस ने जन्म लिया, इस स्लिट से एक नई डिस्टरबेंस ने जन्म लिया, इस स्लिट से एक नई डिस्टरबेंस ने जन्म लिया, और वो डिस्टरबेंस ट्रैवल करती रही आगे की तरफ, एक बच्चा बोला लेकिन मत भूलो मास्टर जी कि जब आपने इस सिंगल सोर्स को स्प्लिट करने का मौका दिया तो इस सोर्स के अलावा दूसरे सोर्स से भी तो डिस्टरबेंस निकली होगी। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाली बातें समझ आ रही है। जस्ट हैव अ वेरी केयरफुल लुक। बहुत प्यारा सा पैटर्न बन रहा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर हुआ होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इससे अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 200 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी 2 मीटर की दूरी पे एक स्क्रीन रखी गई, और उस स्क्रीन पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमें नजर आए लाइट एंड डार्क पैटर्न, यानी बीच में हमें सबसे पहले नजर आया रोशनी से भरा पैटर्न, फिर हमें नजर आया अंधेरा, यानी बीच में हमें नजर आई रोशनी, फिर हमें नजर आया अंधेरा, फिर अंधेरे के बगल में हमें फिर से नजर आया अंधेरा, और फिर हमें नजर आई रोशनी। एक बच्चा कहता है मतलब आप कहना क्या चाहते हो मास्टर जी कि रोशनी के बाद अंधेरा, अंधेरा के बाद फिर रोशनी, आपको ये नजर जो आया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? These light and dark patterns were obtained. These light and dark patterns were obtained on account of redistribution of energy, या मुझे कहना चाहिए on account of interference of light waves। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। मैं स्क्रीन के आगे से हट गया हूं सिर्फ इसलिए कि जो मैं समझा रहा हूं वो समझ तो आए, लेकिन साथ ही साथ दिमाग में भी बैठ जाए। तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे एक सिंगल सोर्स को आपने स्प्लिट किया, आपने मतलब मैंने नहीं, यंग्स ने एक सिंगल सोर्स को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके यहां से पहला सोर्स बनाया गया, फिर यहां से दूसरा सोर्स बनाया गया। सो दीज टू बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के चलते इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि इंटरफेरेंस के दौरान
दोनों एनर्जीज अलग थी लेकिन ऑब्टेन्ड यहां से थी, तो इसे कहा गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि इंटरफेरेंस की परफेक्ट डेफिनेशन जब बनती है तो वो ये बनती है दैट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इज द फिनोमेना ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी दैट allows the two light waves to interfere and give rise to some pattern। वो some पैटर्न क्या है वो देखो। उस पैटर्न में पता चला कि जहां जहां रोशनी आई है वहां वहां हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहां वहां हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां जहां अंधेरा आया है वहां वहां हुआ है कंस्ट्रक्टिव नहीं रैदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां जहां अंधेरा आया है वहां हुआ है कंस्ट्रक्टिव नहीं रैदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं, लेकिन दुनिया के सामने अगर किसी ने इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है या इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है तो वो यंग्स नाम के एक वैज्ञानिक ने समझाया, जिनका ये कहना था कि अगर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, कहना क्या था उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को अगर दो सोर्सेज में स्प्लिट किया जाए सो बोथ द सोर्सेज विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, बट बिकॉज दे हैव बीन स्प्लिट एंड दे मस्ट बी हैविंग सम फेज difference or some constant phase difference, as a result of which if they are allowed to interfere then the redistribution of energy will result in something। और दो लाइट वेव्स के इंटरफेयर करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न मिले उस पैटर्न को देखकर यह बात साफ साफ साबित हो गई कि कैसे होता होगा या कैसे होता है या कैसे होना चाहिए interference of two light waves where both the light waves are constructive, coherent light waves। इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां रोशनी आई और जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां अंधेरा आया, और इसी को कहा गया ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न। एक बार बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई गई समझाई गई सारी बातों पे दीजिए पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। सो व्हाटएवर हैज happened on the account of superposition of light waves from two coherent sources। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यहां पे जो हुआ है वो इंटरफेरेंस लाइट के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ है एंड सुपरपोजिशन के कारण हुआ है। ये जो बैंड्स बनते हैं, these bands are called as interference fringes। these patterns are called as interference fringes। these patterns are called as interference fringes। और यहां पे वही वाली बात एप्लीकेबल होगी कि अगर सपोज करो कि इनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और मैं कहता हूं इनके एम्पलीट्यूड में भी थोड़ा डगमगाया है, तो पहली लाइट वेव कहती है कि इफ आई एम ए साइन ओमेगा टी, सो दूसरी लाइट वेव कहती है आई एम बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साफ साफ देखो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज द फर्स्ट लाइट वेव and y2 is equal to b sin omega t plus phi naught is a second light wave from two coherent sources। यानी ये है और ये है, और ये जब दोनों इंटरफेयर करती हैं तो हमें प्राप्त होता है y net comes out to be r sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट वेव होगा। एक बच्चा कहता है जाओ मास्टर मैं ये नहीं मानता। देखो पहले घूरो, मैंने लिखा है और मैं आपके आगे से हट गया हूं। और जो बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं मानता, अरे अच्छी बात है मत मानो, मैं कहां कह रहा हूं कि आपको मानना है। ये जो आपको मानने से या ना मानने से मैं मना कर रहा हूं, यही चीज तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जी हां, यही चीज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे द कंडीशंस
फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता है। एक बच्चा बोला सर ऐसा तो कुछ पहले भी पढ़ा था। वो आपने पढ़ा था द कंडीशन ऑफ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन। एक बार को वो एग्जाम में नहीं आता इतना ज्यादा डिटेल में जितना इसका प्रूफ अवश्य आएगा, और यही चीज मुझे आपको अगले वीडियो लेक्चर में करानी है। तो एक बच्चा बोला तो सर क्या आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो गया क्या? ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म, उसके बेसिस पे बड़े पढ़े जाने वाला इंटरफेरेंस का टॉपिक नहीं खत्म। और आपको एक छोटी सी चीज मुझे और है दिखानी, उसे देखने में ना करना जरा भी शर्म। आओ मैं आपको ले चलता हूं मेरे वीडियो के उस हिस्से पे जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था कि अगर ये चीज लाइव देखने को मिल जाए, वही पानी वाला एग्जांपल, जी हां पानी वाले एग्जांपल की मदद से, तो शायद बेहतर समझ आएगा। जस्ट हैव अ लुक। मैं लौट के आता हूं, फिर आपसे डिस्कस करता हूं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। प्लीज पे अटेंशन। But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light canceling itself out. This is basically the same as waves. Waves do all kinds of interesting things. Things that bowling balls would never do. They can split. They can combine. If I sent a wave of water through the double slits, it would split in two, and then the two sets of waves would intersect. Their peaks and valleys would combine, getting bigger in some places, smaller in others, and sometimes they cancel each other out. With the height of the water corresponding to brightness on the screen, the peaks and valleys would create a series of stripes and what's known as an interference pattern. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास 12 के कि अब आपको जो मैंने क्लिपिंग दिखाई, मैं मानता हूं कि वो मेरे एक्सपेरिमेंट नहीं थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक का एक एनिमेटेड अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी वाला वर्जन शेयर कर सकूं, और वो मैंने किया, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो क्या अब मैं कह सकता हूं कि इंटरफेरेंस के टॉपिक में यंग्स के द्वारा किए गए लाइट को इंटरफेयर कराने के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का खात्मा हो चुका है? हाँ, एक्सपेरिमेंट का खात्मा हो चुका है, टॉपिक अभी बाकी है। मतलब ये कि इंटरफेरेंस खत्म नहीं हुआ है, भूलो मत। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, तो अगला वीडियो लेक्चर जो होगा, जी हाँ पार्ट 5, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर पार्ट 4 था, पार्ट 5 वीडियो लेक्चर जो होगा वेव ऑप्टिक्स सीरीज का, उसमें मैं शुरू करूंगा टॉपिक, इसका नाम होगा कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद और समय भी लगेगा, इतनी आसानी से वेव ऑप्टिक्स नहीं खत्म होने वाला। वो क्या है ना, मुझे सारी चीजों को बारीकी से समझाने की बीमारी है, और बीमारी आसानी से जाती नहीं है, लेकिन असर पूरा दिखाती है। तो बस वही हो रहा है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सो ईच एंड एवरी क्लास 12 के स्टूडेंट, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। लौट के आऊंगा फिर से एक और बार, नहीं करना है आपको ज्यादा इंतजार। मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।